जैसे काम। तो ये हमारा डिस्कशन सब हो गया। हमने ये बेसिक पॉलीमर्स बनाया था, राइट। ये बात, इनके यूजेस अगर हम बात करें जनरली स्पीकिंग, ये सारे के सारे एज प्लास्टिक्स यूज होते हैं। और प्लास्टिक्स का आजकल जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का आता है, उसमें वो पूछते होते हैं यूजुअली जो उनका गेस होता है ना, वो ये होता है कि पॉल्यूटेंट है या नहीं। ठीक है, तो अब आप एक साइड नोट पर पहले बात कर लें कि जो हमारे पास एडिशन पॉलीमर, ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स में कौन कौन है। एडिशन पॉलीमर्स में हमारे पास एक है पॉलीइथीन। और पॉलीइथीन कैसा है, पॉलीइथीन ऐसा है। या एक हमारे पास है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये है जिसे हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड, इसका मोनोमर। और ये ढेर सारे होंगे तो पॉलीविनाइल। और इसके साथ साथ आपने पढ़ा था जिसमें फ्लोरीन था, ठीक है, ये वाला। इसे हम कहते हैं टेफ्लॉन। तो इसका नाम वैसे है पॉली टेट्राफ्लोराइड। अब क्या होता है इनका ना, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पूछते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। अब आप मुझे बताओ कि प्लास्टिक्स का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, पोल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि प्लास्टिक्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब बायोडिग्रेडेबल होने का क्या मतलब है। हाँ, गिरमानी इससे गिरमानी, यानी कि देखो उसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्लांट मर जाता है, या कोई एनिमल मर जाता है, इंसान मर जाता है, या कोई फ्रूट खत्म हो जाता है, ठीक है, बेके हो जाता है, सीड डाल देते हैं आप। तो ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने जो बैक्टीरिया बनाए हैं ना, ये बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो जाते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया एनवायरमेंट, बैक्टीरिया इन्हें डिकम्पोज कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, सिंपल। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आप प्लास्टिक बना देते हैं, जैसे अब मैंने ये पेन बना दिया, अब ये पेन टूट जाएगा, मैं फेंक दूंगा, लेकिन इसकी जो लाइफ है वो है 500 ईयर्स। अब वो जो बैक्टीरिया है ना, वो इसे डिग्रेड नहीं कर सकता। ये वाइट हो जाएगा, इसका कलर चेंज, लेकिन इसका प्लास्टिक मेंटेन रहेगा। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है प्लास्टिक्स के अंदर, कि प्लास्टिक्स कम से कम भी 100 ईयर्स प्लस होते हैं जो एनवायरमेंट में जाके डिके। अब लोग क्या करते हैं, हम पहले तो ये चीज यहाँ लिख लेते हैं कि प्लास्टिक्स आर नॉट कंज्यूम्ड, ठीक है, और डिकेड बाय बैक्टीरिया, जो नेचुरली अग्रिंग बैक्टीरिया उससे नहीं आते, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि दे लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अब क्या करते हैं, अब लोग इसको कुछ एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लोग कैसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं आपको पता है, बर्निंग। हमारे यहाँ आपको पता है कचरे को आग लगा दो, है ना, क्यों लगा, क्यों लगा। हाँ, यानी कि अगर हम देखें तो उसको क्या कहते हैं, इंसिनरेशन कहते हैं ऑफ प्लास्टिक। ठीक, ये होता है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास जो है वो कचरे का ढेर है, ठीक है, अब वो जो ट्रक आया कचरे वाला, उसने कहा कि भाई इतनी तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसको आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद क्या होता है, पहले तो ये देखें आग लगाने से क्या होता है। आग लगाने से ये होता है कि गंदा काला धुआं उड़ता है, ठीक है, वो किसका होता है, वो प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं। अब जाहिर है इतनी तो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना कि भाई जो प्लास्टिक हमारे लिए वैसे ही खतरनाक था, उसको कैरी करने में हमें मसला था, हमने उसको जला दिया, अब वो जल के हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के उड़ रहा है। अब अगर हम सांस लेंगे क्या हो, प्लास्टिक हमारे अंदर जाएगा, माइक्रो प्लास्टिक अंदर जाएगा। तो वो तो मतलब खत्म तो नहीं हुआ, वो तो और माइक्रोस्कोपिक। बात समझ में आई? लेकिन उसका मास छोटा हो गया, अब वो मास छोटा हो गया, अब वो ट्रक में जो है उसको जला के जो है वो ले आएगा, और उसको क्या करेगा। अब ये भी एक मसला है, यानी कि पहली चीज ये कि आपने उसको एयर में डाल दिया। दूसरी चीज ये कि जब आप उसको लेके जाते हो डिकम्पोज करवाने के लिए, डिकम्पोजिशन साइट पे, तो हमारे यहाँ या बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा होता है
कि वो उसको प्रोसेस नहीं करते, उसके ऊपर रेलेवेंट केमिकल्स, रेलेवेंट, जैसे आपने आपने से कहा ना किसी ने एसिड क्यों में डालते हैं, रेलेवेंट केमिकल डालते ही नहीं, उसको वैसे ही जमीन पर डाल देते हैं। यानी कि अब एक प्लास्टिक जल गया था, कुछ हिस्सा उसका एयर में चला गया, कुछ हिस्सा उसका कहाँ जाएगा, जमीन में डालने, लैंड। यानी कि अब आपने कहा कि भाई लैंड में उन्होंने लैंड फिल कर दिया, तो अब वो किसको भी पॉल्यूट करेगा, लैंड को भी। तो मल्टीपल पॉल्यूशन चल रही है, बात समझ में। फिर इसके अंदर एक तीसरी चीज है जो बड़ी ही समझते हैं एडवेंचरस थी जब इजाद हुई थी, जो मैंने नाम लिखा है टेफ्लॉन। ये जो लास्ट में नाम लिखा है टेफ्लॉन, ये पता है क्या है? ये है नॉन स्टिक, नॉन स्टिक, क्या नाम था? नॉन स्टिक क्या होता है? वो फ्राइंग पैन है ना, नॉन स्टिक। उसको हम क्या कह सकते हैं? किचन वेयर कह सकते हैं जनरली स्पीक, जिसमें बर्तन शामिल आ जाएंगे सारे के। अब हम लोगों को क्या आदत हो गई है कि भाई हमने एग बनाना है, तो वो एग ऐसे पैन में होना चाहिए जिससे वो चिपके नहीं, तो हमने प्लास्टिक कोट कर दिया पूरी को। अब आप सोचें आप क्या कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं प्लास्टिक से, तो जब आप वो खाना खाएंगे तो उसके अंदर माइक्रो पार्टिकल्स होंगे ना, जो उस फूड में एंटर हो चुके, ठीक है, तो वो तो आपकी डाइट का पक्का पक्का हिस्सा बन चुका है। देन इसके साथ साथ वाटर बॉटल, वो भी प्लास्टिक की, टूथब्रश, वो भी प्लास्टिक। तो हम तो कंटेमिनेटेड है प्लास्टिक से, बात समझ में। तो ये जितने भी एडिशन पॉलीमर्स हैं, जहाँ इन्होंने हमारी जिंदगी बहुत आसान की है कि हम जो है वो एनवायरमेंट अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐसे इक्विपमेंट्स बना लें जो उस वक्त पॉसिबल नहीं थे पुराने, वहीं पे इन्होंने हमारी हेल्थ हैजर्ड्स मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स कर। यानी कि कहा यह जाता है कि रेडियो एक्टिविटी ने इतना नुकसान हमें नहीं पहुंचा जितना प्लास्टिक्स ने पहुंचाया। और तभी जो नेचुरल साइट्स हैं, जैसे चाइना है या जापान है या स्विट्जरलैंड है, वहां पे तो इंतहाई शदीद पाबंदी है प्लास्टिक को। दे से स्टे क्लोज टू नेचर, नेचर के ऊपर रहना। बर्तन भी यूज करेंगे, हालांकि डेवलप्ड नेशन है, कोई मतलब बेकार नेशन नहीं है, लोहे के बर्तन यूज करते, या कांच की पॉटरी यूज करते, या मिट्टी के बर्तन यूज करते, या हमारे खाने में प्लास्टिक। टूथब्रश भी यूज नहीं करते, वो जो केमिकल्स होते हैं उनको भी अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं, वो जो ट्री से ब्रश नहीं बनाते, आपने देखा है हमारे यहाँ भी लोग मस्जिदों में लेके जा रहे होते हैं, डंडी से होती है, देखिएगा मिस बात है, उससे ब्रश करते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि प्लास्टिक को अवॉइड। ये बताइए, बात समझ में। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये जो सामान सारा का सारा है, ये सारा का सारा एडिशन पॉलीमर है जो इन सब के ऊपर वाला है, ठीक है। अब आते हैं आज जो हमने उस वक्त शुरू करना था और हमारा मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक वो था, पहली चीज आज सीख लो, दैट इज नायलॉन। नायलॉन कैसे? तो नायलॉन एक पॉलीमर है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, याद आता है? मोनोमर। और जो मोनोमर हम यहाँ यूज करते हैं वो क्या होता है? वो होता है डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड और डाई अमाइन। तो पहली चीज तो ये कि डाई का क्या मतलब है भाई? डाई का मतलब है टू। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का क्या मतलब था? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का मतलब था COOH वाला ग्रुप हो किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ, याद है? अब वो कोई हाइड्रोकार्बन में क्या क्या हो सकता है? देखो, एक ऑप्शन है हाइड्रोजन लगा दो, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे CH3 लगा दो, COOH लगा दो, तीसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे CH3 CH2 COOH लगा दो। तो नोट करो, इन सब में एक ही चीज कॉमन है ना, वो क्या है? COOH। और अब आप यहाँ पे कोई भी चेन लगा दो, कुछ भी लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, एक चेन लगा दो, दो चेन लगा दो, 10,000 कार्बन लगा दो, रहेगा वो क्या? कार्बोक्सिल। लेकिन ये तीनों एग्जांपल्स हैं मोनोकार्बोक्सिल। मोनोकार्बोक्सिलिक का क्या मतलब है? एक है COOH ग्रुप। तो मैं लिखा हुआ है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा बताएं? जिसमें दो COOH, दो COOH ग्रुप कैसे होंगे? तो एक कार्बन कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके साथ COOH लगा देते हैं, उसके साथ दूसरा COOH लगा। इसके फोर बॉन्ड्स है ना, इसके फोर, एक मिनट, इसके फोर बॉन्ड्स है ना, तो यहाँ दो हाइड्रोजन लगा दें। अब आप बताएं आप क्या कह रहे हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन सकता है, ये कह सकते हैं आप, लेकिन स्ट्रेंथ बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड है ना, वो तो वीक ही होगा, पॉलीमर नहीं बनाता सिंगल वाला, स्ट्रेंथ तो सेम ही होती है। तो ये एक एग्जांपल हो गई।
ठीक है, अब इसमें देखें आप कार्बन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितने मर्जी लगाते हैं। जैसे आपके पास है COOH, आपने कहा CH2 फिर आप लगाते हैं COOH। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वहां पे एक कार्बन, यहाँ पे कितने, दो कार्बन। और लगा दें, तीसरा बना लें, HOOC CH2 10 दफा लगा दें, फिर लगा लें CH2, फिर बना लें COOH। तो ये कितने हो गए टोटल? मैंने 10 कहा था, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। 10 ये 11 12। तो ये वाली चेन जो बीच में हाईलाइटेड है, ये तो कुछ भी हो सकती है। मीनिंग अगर मैं आपको समझाने के लिए कर दूं कि ये कुछ भी हो सकता है, तो हमारे लिए बड़ी आसानी की है। अब यकीन करें अब्दुल हफीज साहब, कि उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने कहा बच्चों को ये सिखाना ही नहीं। बच्चों से हम ये पूछेंगे, बच्चों से हम सिर्फ ये पूछेंगे कि भाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो किसी भी बच्चे को ये बताना आना चाहिए कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा एसिड होगा जिसमें कितने ग्रुप्स होंगे? दो COOH ग्रुप्स होंगे बस। तो अब आपको मैं बताऊं, आपको क्वेश्चन में क्या नजर आएगा? आपको क्वेश्चन में ये नजर आएगा कि एक बना हुआ होगा इस तरह से, ठीक है, एक बॉक्स बना हुआ होगा और फिर बना हुआ होगा COOH। आपने देखा है कभी कुछ ऐसा? अब ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये क्या शो कर रहा है? हाइड्रोकार्बन। बात समझ में? तो अब हम इस मॉलिक्यूल, मतलब इस मॉलिक्यूल को देख के परेशान नहीं हुए कि ये शेप क्या है। भाई इसके अंदर एक CH3 हो सकता है, दो CH3 हो सकता है, 10 CH3 हो सकता है, 50 CH3 हो सकता है, हजारों CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बताओ, ये बात समझ में? अब ध्यान से देखो, ये कार्बोक्सिलिक नहीं है, ये क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बोक्सिलिक नहीं है। कार्बोक्सिलिक पॉलीमराइज हो ही नहीं सकता, कोई एसिड कभी पॉलीमर नहीं बना सकता। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पॉलीमर बना। बात समझ भाई? दूसरी बात, जो ऑनलाइन बैठे हो उन सबको समझ में आया? ये वाला डायग्राम हो। अब इसी तरह से एक अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप हम कहते हैं NH2 ग्रुप। एसिड होगा, बिल्कुल, सब एसिड होगा, तो ये नहीं कह रहा, लेकिन डाई होगा, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है। एक एसिडिक ग्रुप नहीं है, दो एसिडिक ग्रुप। ये शर्त है पॉलीमराइजेशन के लिए। यानी कि अगर एक एसिडिक ग्रुप होता ना, ये वाला, ये वाला जो यहाँ पे बने में से, ये और ये, तो इनमें एक एसिडिक ग्रुप है, COOH ये पॉलीमराइज नहीं करता। पॉलीमराइज कौन करेगा? जिसमें दो COH, एक दो, एक दो, एक दो। बात समझ में आई? ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पहली चीज होगी। इसी तरह से आप अमाइन पहले समझ लेते हैं। अमाइन होगा एक कार्बन के साथ NH2 ग्रुप। तो अब आप इसको CH3 कह दो, या दो कार्बन के साथ NH2 ग्रुप, या तीन कार्बन के साथ NH2 ग्रुप, या 10,000 कार्बन के साथ NH2 ग्रुप। तो ये बन जाएंगे सारे अमाइंस। क्या बन जाएंगे? अमाइन। लेकिन हमें अमाइन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? डायमाइन। मतलब दो, दो क्या? NH2 ग्रुप। अब दो NH2 ग्रुप बना लेना भाई, तो CH2 NH2 NH2। ठीक है भाई, CH2 100 टाइम्स ले लो सब समझने के लिए डायरेक्टली, NH2 वी आर नॉट इंटरेस्टेड के बीच में क्या है। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज कि वी सी दो अमाइनो ग्रुप। तो डू वी सी डायमाइन? आंसर इज यस। बहुत सारे क्वेश्चंस में वो पूछेगा आपसे, भाई पॉलीमर क्यों नहीं बन रहा? 99.99% आंसर होगा भाई, डाई डाई अमाइन था ही नहीं, डाई कार्बोक्सिलिक था ही नहीं, डाई अल्कोहल था ही नहीं। बात समझ में आई? तो डाई चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं वापस टॉपिक पे।
तो डाई कार्बोक्सिलिक, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट कंटेन मेनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स विद COOH and COOH and a diamond. Now they are going to merge. So यहाँ पे बनाते हैं H NH, एक बॉक्स बनाते हैं, फिर यहाँ पे बनाते हैं NH। तो इसमें परेशान नहीं होना, मैंने सिर्फ ये दिखाया आपको कि मैं किसे रिमूव करने वाला हूँ, उसको अलग से दिखाना चाह रहा हूँ। वैसे ये है वही COOH और ये है वही डाइकार्बोक्सिल, ठीक है। अच्छा, अब कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें वो ये दिखाता है कि एक में उसने इस तरह से लाइंस मार्क की होती, एक में ना वो इस तरह से लाइन मार्क करता, या एक में लाइन मार्क नहीं करेगा। तो अब ये इससे भी परेशान नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई टेंशन नहीं। वो ये बताना चाहता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल इसके पास थे दो एल्काइल ग्रुप्स, दो हाइड्रोकार्बन, इसके पास हो सकता है भाई 10 हो, तो दोनों के पास डिफरेंट हाइड्रोकार्बन चाहिए, कोई मसला। अब इसका हमने बनाना है पॉलीमर, वो पॉलीमर कैसे बने? तो आपने इससे बिल्कुल बॉक्स से परेशान नहीं होना, आपने पॉलीमर बनाना है ना। तो जो डाइकार्बोक्सिलिक है उससे हमेशा, अब आपको मैं लेक्चर 1 पे लेके जाऊंगा एस्टर कैसे बनाया था, जिसमें आपने COOH से क्या लिया था, OH ले, एल्कोहल से क्या लिया था, H, NH2 से क्या लिया था, H, क्या बन जाएगा, पानी। पानी बनाए और पानी को उड़ा दो, यानी कि OH यहाँ से हटा और H यहाँ से हटा। अब ये क्या बना, ये बना CO, ये जा चुका है ना, ये जा चुका है, यहाँ पे कौन आ गया, NH। पूरा स्ट्रक्चर जैसा था वैसे ही रिपीट, ये बना लिया वैसे। अब आप ये कहते हैं कि भाई अगर ये मल्टीपल जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा तो ये बन जाएगा पॉलीमर, क्या बन जाएगा, पॉलीमर। अब आप नोट करें, इसके साथ H2O बन गया। अब कुछ बुक्स में या कुछ लोग ना फजूल में तंग करने के लिए, वो शो ऑफ करने के लिए बच्चों बताते नहीं डबल बॉन्ड भी बना के दिखाने में कोई मसला नहीं है, डबल कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और साथ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये दिखाता है। तो दिखा दें आप, कोई मसला नहीं, जैसे इसके साथ भी यहाँ दिखा दें आप कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है भाई। तो आपने अपनी जिंदगी का पहला बनाया है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन से, पॉलीमर्स which are obtained after elimination of water, after elimination of water. So this is a condensation polymer, condensation polymer of क्या, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई अमाइन। तो जो नायलॉन के कपड़े होते हैं, नायलॉन की रस्सी होती है, नायलॉन की चीजें होती हैं, में ये वाला मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, अब इसका नाम है नायलॉन, ये पूरा स्ट्रक्चर है नायलॉन। इसमें ये जो लिंक है ना, ये लिंक, इसे हम क्या कहते हैं, चलो बताओ जल्दी से। जबरदस्त, वेरी गुड, इसे कहते हैं एमाइड लिंक। सिर्फ ये नेमिंग में यही पूछेगा, एमाइड बता दो, नेमिंग सच है, सवाल पूछो। ये पूरा पूछ सकता है वो, बनाने के लिए पूरा पूछ सकता है। हाँ, हाँ नायलॉन, नायलॉन, नायलॉन नाम याद होना चाहिए। है ही गिनती के दो, एक नायलॉन है एक टेरिलीन है, बस और तो है ही नहीं। क्या, नाम लो, नाम तो लो। प्रोटीन भी इसी यही है सेम, तो इसी को एक तरफ से थोड़ा सा चेंज कर, फैट भी यही है सेम, उसमें मतलब टेरिलीन आ जाए, चार हो गया और बस। है सिलेबस में ही नहीं है, प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स, या आप कह लो
फैट और पॉलिएस्टर एक ही चीज है, तो नाम आपने हो सकता है दो तीन रख लो, लेकिन थिंग इज एवरीथिंग। जी जी, ये बताओ, ये बात समझ में, ऑनलाइन आप लोगों को समझ में? अच्छा, आप नोट करो, मैंने सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स उठाए थे ना, जरूरी थोड़ी दो, तो 10 हो, तो यही स्ट्रक्चर 10 टाइम्स बनेगा। बनाते हैं, इसका रिपीट यूनिट क्या है? नहीं, इसका रिपीट यूनिट क्या है जो बार बार रिपीट होगा? होगा एमाइड लिंक, यानी ये लिंक होगा, ये आप दिखाओगे रिपीट। ठीक है भाई, ये दिखाओगे। अब अगर हम कहते हैं कि हमने बनाया भाई, लेट से टू टू नायलॉन स्ट्रक्चर्स, वो बना लें। एक नायलॉन स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक डाइकार्बोक्सिलिक सेलेक्ट किया था और एक डायमाइन सेलेक्ट किया। दो नायलॉन स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो डाइकार्बोक्सिलिक सेलेक्ट कर लें और दो डायमाइन सेलेक्ट कर लें, देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। तो डाइकार्बोक्सिलिक कैसे बनाया था? एक रेक्टेंगल बनाया था, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच, ये दो ले लेते हैं, लेट्स टेक दीज एज टू, प्लस दो अमाइन ले लेते हैं, एच एन एच, ठीक है, और साथ में ले लेते हैं एन एच एच। अब जब ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करेंगे, तो अब ये क्या होगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, एक पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक यूनिट बनाया, इसमें आपने लिखा है COO, ठीक है जी, उसके साथ सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जा चुका है, उसके साथ कौन आ गया, NH, और ये बन गया इसका, हो गया बन, सेकेंड बना रहा है, तो बना लें NH, फिर क्या होगा, COO, ठीक है, फिर आपने बनाना है NH, फिर बना दें NH। अब आप नोट करें, ये जितना आप बनाते जाएंगे उतना आपको आसान लगेगा, यस और नो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अब रिपीटेड है ना, एक ही बात बार बार बनाना है। तो अब आप नोट करो, जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज एक, दो, और ओरिजिनली भी कितने थे, दो थे ना ये, और NH कितने थे, दो थे, ये देखो, दो हैं, एक, दो। फिर इसमें एमाइड लिंकेज क्या है, मतलब रिपीट यूनिट ये रहा एमाइड लिंकेज, ये रहा एमाइड लिंकेज, ये रहा एमाइड लिंकेज, बात समझ में की बात है, एनी डाउट? तो क्या कहते हैं, टेलीरीन करो, या दिमाग के लिए काफी है? आप आगे समझ, बोलिए, बारह बोलिए। हाँ, नहीं जरूरी, देखिए आपने अगर इक्वल नंबर करना है ना, इक्वल नंबर भी कर सकते, सेम से नहीं करते हैं, नायलॉन में कोई मसला नहीं है, प्रोटीन तो बस सस्ता होता है, इसमें आप एंटी छोड़ दो,
शेड करने की, फजूल में होशियार बनने की जरूरत जब है ही इक्वल नंबर आपके। बस यही मैं समझा रहा हूँ कि गलत करते हैं बच्चे, फजूल में शेड करना है, अभी शेडिंग की जरूरत नहीं, मैंने इसीलिए बनाया था, फिर मैंने हटाया यार अभी जरूरत, इसमें इक्वल नंबर है, ये लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बना है ना, यहाँ पे ये इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, HC हाइड्रोकार्बन, क्यों भाई नीचे 2 नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं इसमें नीचे, असल में मसला ये मकसद कि आपने यहाँ पे कोई n नंबर नहीं उठाया ना, n नंबर अगर आप उठाते तो यहाँ आप n लिख देते, लेकिन यहाँ दो ही उठाए थे तो इसके आगे बन नहीं सकती ना चेन, और चेन बन ही नहीं सकती, मॉलिक्यूल ही खत्म हो, यहाँ पे आप लिख दो अगर आपने लिखना है ये, तो ये बनाओ बस, ठीक है, ठीक है।